दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई बिल्ली एक ऐसे बॉक्स में बंद हो जाए जहां एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो, जहर की एक बोतल हो और एक ट्रिगर हो, तो क्या वो बिल्ली जिंदा बचेगी? जब तक हम बॉक्स को खोलकर ना देखें तो वो बिल्ली एक ही वक्त पर जिंदा भी होती है और मरी हुई भी। इसे कहते हैं श्रोडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट, क्वांटम फिजिक्स का सबसे मशहूर और रहस्यमय थॉट एक्सपेरिमेंट। और कुछ इसी तरह की उलझी हुई, डरावनी और मन को झकझोर देने वाली कहानी है फिल्म मैरिनेट की। एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जहां हकीकत और भ्रम की रेखा धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। क्या कोई बच्चा भविष्य की घटनाओं को कंट्रोल कर सकता है? क्या एक मनोचिकित्सक की सोच ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है? और क्या इंसान कभी जान पाता है कि वो खुद अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है या फिर कोई अदृश्य ताकत उसके धागों को हिला रही है? तो चलिए दोस्तों, आज हम सीन दर सीन आपको लेकर चलेंगे मैरिनेट की उस रहस्यमय दुनिया में, जहां हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच को हिला कर रख देगी। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मैरिनेट। दोस्तों, मैरिनेट एक ऐसी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो हमें एक ऐसी महिला की कहानी दिखाती है जिसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि जिस दुनिया में वो रह रही है वहाँ कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और इसी गड़बड़ी की परतें जब खुलती हैं तो एक ऐसा सच सामने आता है जो उसकी पूरी सोच को बदल कर रख देता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक रहस्यमय दृश्य से। एक आदमी हॉस्पिटल की छत पर खड़ा खुद से ही कुछ बड़बड़ाते हुए दिखाई देता है। वो बेहद घबराया हुआ और मानसिक रूप से परेशान नजर आता है। अचानक वो खुद पर तेल छिड़क कर चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझको रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ, लेकिन आज तुम मुझको जलते हुए देखोगे। जिसके बाद वो खुद को आग लगा लेता है। अब कौन था यह आदमी? इसने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया और इसके पीछे की सच्चाई क्या थी? ये सब कहानी में आगे धीरे धीरे सामने आता है। अब कहानी हमें मिलवाती है अपने मुख्य किरदार मेरियन से, जो पेशे से एक चाइल्ड थेरेपिस्ट है। वो न्यूयॉर्क शहर से स्कॉटलैंड एक नई नौकरी की तलाश में आई है। दरअसल उसके अपने अतीत में भी कुछ ऐसा घट चुका है जिससे वो पूरी तरह टूट चुकी है और अब वो एक नई शुरुआत करना चाहती है। स्कॉटलैंड में मेरियन को एक सरकारी हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है। उसके पहले ही दिन डॉक्टर मॉरिस उसे अपना ऑफिस दिखाती है और बताती है कि कुछ ही घंटों में उसका पहला सेशन शुरू होने वाला है। जब डॉक्टर मॉरिस उससे पूछती है कि उसने न्यूयॉर्क छोड़कर यहाँ पर आने का फैसला क्यों किया, तो मेरियन मुस्कुरा कर कहती है कि मुझको बारिश पसंद है। मगर उसके लहजे में एक दर्द छुपा हुआ होता है जो हम साफ देख सकते हैं। जिस डॉक्टर की जगह मेरियन को एक काम मिला है उसका नाम डॉक्टर मार्टिन था। और चौंकाने वाली बात ये है कि ये वही आदमी है जिसको हमने फिल्म की शुरुआत में खुद को आग लगाकर जान देते हुए देखा था। अब मेरियन अपने पहले पेशेंट से मिलती है, एक छोटी बच्ची कोरिना, जो बेहद डरी हुई रहती है और किसी से बात नहीं करती। हालांकि कोरिना की कहानी हमें सिर्फ यहीं तक दिखाई जाती है, जिसके बाद मेरियन का सामना होता है एक 10 साल के लड़के से जिसका नाम मैनी है। मैनी बहुत चुपचाप रहता है, वो किसी से बात नहीं करता, वो बस ड्राइंग्स बनाता रहता है। उसके माता पिता की मौत हो चुकी है और अब उसे एक महिला ने गोद लिया है, लेकिन उसने उससे भी कभी कोई बात नहीं की है। जब मेरियन उससे बातचीत करने की कोशिश करती है तो वो धीरे से कहता है कि मैं जो भी कहता हूँ लोग उससे डर जाते हैं। मेरियन पूछती है ऐसा क्यों है, जिस पर वो जवाब देता है कि मैं जो भी कहता हूँ वो सच हो जाता है, मैं जो चाहूँ वो बना सकता हूँ, जैसे कि तुम। मैनी के इस जवाब से ऐसा लगता है जैसे वो खुद को एक क्रिएटर समझता है और ये बात मेरियन को अजीब जरूर लगती है, लेकिन वो भी इसे मैनी की मानसिक हालत का असर मानकर ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है। अब शाम को मेरियन शहर के एक पब में जाती है जहाँ पर उसकी नजर एक स्कॉटिश आदमी केरन पर पड़ती है। पहली नजर में ही वो उसको पसंद करने लगती है, मगर उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वहीं उसकी मुलाकात उसी क्लिनिक की एक और औरत से होती है जो उसको बताती है कि यहाँ पर एक बुक क्लब चलता है जिसमें क्लिनिक के कई लोग हिस्सा लेते हैं। वो मेरियन को भी आने का न्योता देती है। उसी रात जब मेरियन अपने घर लौट रही होती है तब टनल में वो एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट देखती है। 2 गाड़ियां आपस में टकरा चुकी थी और एक आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस घटना का मेरियन के ऊपर काफी गहरा असर पड़ता है। अगले दिन क्लिनिक में मेरियन जब मैनी की फाइलें देखती है तो उसमें बनी उसकी ड्राइंग्स पर उसकी नजर जाती है और एक ड्राइंग ऐसी थी जो उसको चौंका देती है, क्योंकि उसमें वही एक्सीडेंट सीन बना हुआ था जो उसने पिछली रात देखा था। अब मेरियन को लगने लगता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। वो दोबारा मैनी से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या उसने यह हादसा न्यूज में देखा था, मगर मैनी शांत लहजे में कहता है ये एक्सीडेंट मैंने करवाया है। जब मेरियन उसे पूछती है कि क्या ये सब उसकी कल्पना है, तो मैनी जवाब देता है ये सब सच है और तुम भी मेरी वजह से यहाँ पर हो। अगर मैं नहीं होता तो तुम भी यहाँ पर नहीं होती।
फिर वो अचानक कहता है, तुम्हारे टेबल के ड्रॉर में एक बंदूक रखी है। ये सुनकर मैरियन थोड़ी हैरान जरूर होती है, मगर उसे वो सिर्फ उसकी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर देती है। अब रात को मैरियन को एक सपना आता है जिसमें वो अपने पति के साथ सफर पर होती है। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और एक अजनबी उन्हें लिफ्ट देता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके पति की मौत हो जाती है। असल में ये कोई सपना नहीं था, बल्कि मैरियन की अतीत की सच्चाई थी जिसको वो भूलने की कोशिश कर रही थी। नींद ना आने की वजह से वो बुक क्लब चली जाती है, जहाँ उसे एक बार फिर से कैरन देखता है। अब मैरियन को कैरन अच्छा लगने लगा था। बुक क्लब वाली मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे से बाहर भी मिलने लगे। एक दिन बातचीत के बाद मैरियन कैरन को उसके घर तक छोड़ देती है। कैरन चाहता था कि मैरियन उसके साथ कुछ समय और बिताए, मगर उस वक्त मैरियन मना कर देती है, लेकिन बाद में उसे अपने इस फैसले पर काफी पछतावा भी होता है। अगले दिन जब मैरियन क्लिनिक में थी तो वो मैनिक की केस फाइल्स देख रही होती है। तभी उसे मैनिक की एक कही बात याद आती है। वो कहती है कि तुम्हारे ड्रॉर में एक बंदूक है, अगर तुम उसको देखोगी तभी वो वहाँ पर होगी। ये सोचकर वो ड्रॉर खोलती है और हैरानी की बात ये होती है कि वाकई में वहाँ पर एक बंदूक रखी होती है, जिसको देखकर वो चौंक जाती है। और उसी वक्त वो एक नर्स से पूछती है कि क्या कोई मेरी गैर हाजिरी में यहाँ पर आया था, जिस पर वो नर्स साफ इनकार कर देती है। अभी भी वो इसी उलझन में होती है कि तभी उसका फोन बजता है। फोन के दूसरी ओर एक अजनबी आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि उसको मार दो वरना वो तुमको मार देगा। घबराकर मैरियन पूछती है कि मुझको कौन मारेगा। अब इससे पहले कि मैरियन को जवाब मिल पाता वो कॉल कट जाता है। मैरियन को लगने लगा है कि मैंने जो भी कहता है वो कल्पना नहीं बल्कि शायद किसी तरह की सच्चाई है। इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए मैरियन कैरन से मिलने जाती है। कैरन उसको अपनी बोट पर लेकर जाता है, जहाँ दोनों के बीच थोड़ी निजी बातें होती है। जब कैरन मैरियन से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछता है तो मैरियन थोड़ा भावुक हो जाती है। वो बताती है कि उसका और उसके पति का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसने अपने पति को खो दिया था। उसने सोचा था कि न्यूयॉर्क छोड़कर स्कॉटलैंड आकर शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर यहाँ पर भी सब कुछ उलझा उलझा सा लग रहा है। कैरन उसको दिलासा दिलाता है। वो कहता है कि जब हम ज्यादा सोचते हैं तब समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। अगले दिन स्टाफ मीटिंग होती है जिसमें मैरियन उस कॉल का जिक्र करती है। वो पूछती है कि क्या उसे इस कॉल को लेकर सतर्क होना चाहिए या फिर ये सिर्फ एक मजाक था, मगर वहाँ मौजूद सभी लोग यहाँ तक कि डायरेक्टर भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। वो उसकी बात को टाल देते हैं। इस लापरवाही से परेशान होकर मैरियन डायरेक्टर से अकेले में जाकर बात करती है, जिस पर डायरेक्टर उसको बताता है कि वो कॉल डॉक्टर मार्टिन ने किया था, वही जो पहले मैनिक का इलाज कर रहे थे, लेकिन बाद में उनकी मानसिक हालत बिगड़ गई थी और उन्होंने खुद ही अपना इलाज बंद कर दिया। डायरेक्टर उसको आश्वासन देते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस रात घर लौटने के बाद मैरियन को मैनिक की कुछ नई ड्राइंग्स मिलती हैं। उनमें से एक ड्राइंग में एक मरा हुआ इंसान दिखाया गया होता है और नीचे लिखा होता है सेकंड डेथ। जिसके बाद मैरियन अपने ईमेल्स पढ़ती है जिसमें मैनिक की पारिवारिक जानकारी होती है। उसको पता चलता है कि मैनिक के पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और कुछ महीनों के बाद उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। ये सब जानकारियां एक थेरेपिस्ट के तौर पर उसे पहले से पता होनी चाहिए थी, लेकिन उसको ये पता नहीं थी। जिसके कुछ दिन बाद जब मैरियन दोबारा मैनी से मिलती है तो वो उससे पूछती है कि वो हमेशा ऐसी डरावनी और हादसों से भरी ड्राइंग्स क्यों बनाता है, जिस पर जवाब देने के बजाय मैनी उससे वही सवाल करता है, क्या तुम्हें ड्रॉर में बंदूक मिली थी? जिस पर मैरियन झूठ बोलते हुए कहती है कि नहीं, उसे कुछ नहीं मिला। मगर मैनी की नजरें जैसे उसकी बातों को पढ़ रही हो, वो उसे गहराई से घूरने लगता है। इसके बाद मैनी एक नई ड्राइंग बनाता है जिसमें एक आदमी पानी में डूब रहा होता है और उस पर लिखा होता है कैरन। ये देखकर मैरियन का दिल दहल उठता है। वो घबराकर पूछती है कि कैरन कौन है, लेकिन मैनी कोई जवाब नहीं देता है। इन सब से मैरियन अब और ज्यादा परेशान रहने लगती है। वो डॉक्टर मॉरिस से बात करते हुए कहती है कि शायद डॉक्टर मार्टिन मैनी के केस को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हो गए थे। उसको लगता है कि मैनी कोई आम बच्चा नहीं है, वो कुछ ऐसा जानता है या फिर कर सकता है जो शायद किसी और के बस की बात नहीं है। अब डॉक्टर मार्टिन पहले जैसे नहीं रहे थे। उन्होंने बोलचाल भी कम कर दी थी और ज्यादातर समय किताबों में ही खोए रहते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अस्पताल की छत पर खुद को आग लगा ली। इस घटना ने मैरियन को और ज्यादा परेशान कर दिया। वो तुरंत लाइब्रेरी गई और उन सभी किताबों की जानकारी इकट्ठा करने लगी जिन्हें डॉक्टर मार्टिन अक्सर पढ़ा करते थे। उन किताबों में ईश्वर और शैतान के बीच संघर्ष, गाजी करने वाले विचार और कुछ साइंटिफिक किताबें शामिल थी। इन सब के बाद मैरियन मैनी के घर जाती है और उसकी सौतेली माँ से बंदूक और मैनी की ड्राइंग्स के बारे में बात करने लगती है, लेकिन उसकी माँ को इन चीजों की कोई जानकारी नहीं थी। मैनी वहीं पर बैठा ड्राइंग बना रहा था। मैरियन उसके पास जाती है और ड्राइंग देखने की इच्छा जताती है, मगर मैनी उसको साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं नहीं दिखा सकता।
क्योंकि इसमें भविष्य है। इस पर मैरियन गुस्से में आकर पूछती है कि तुम कैरन को कैसे जानते हो और वो बंदूक मेरे ड्रॉअर में कैसे आई। मैनी शांत भाव से जवाब देता है, क्योंकि तुमने उसे देखने का सोचा था, इसीलिए वो वहां पर थी। अगर तुम देखने का कोई इरादा नहीं करती तो शायद वो बंदूक वहां पर होती ही नहीं। जिसके बाद वो उसको श्रोडिंजर्स कैट की थ्योरी के बारे में बताता है, यानी जब तक देखा नहीं जाता तब तक दो संभावनाएं एक साथ मौजूद रहती है, बंदूक का होना भी और ना होना भी। मैनी की बातें सुनकर मैरियन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। इस पर मैनी डर जाता है, लेकिन तभी मैरियन की नजर उसकी बनाई एक नई ड्राइंग पर पड़ती है, जिसमें एक पिता खुद को गोली मार लेता है। मैरियन को समझ आ गया था कि वो पिता असल में वही है और अब तक मैनी की बनाई हर ड्राइंग सच साबित हुई थी। इसलिए सबसे पहले उसे कैरन की चिंता होती है। वो भागती हुई उसी जगह जाती है जहां पहले कैरन उसको अपनी बोट पर ले गया था। अब उसको डर था कि कहीं कैरन समंदर में डूब ना जाए। उसने बार बार उसको कॉल करने की कोशिश की, मगर उसका फोन नहीं लग रहा था। वो उसके घर भी गई, लेकिन कैरन वहां पर भी नहीं मिला। शाम तक वो थक हार कर अपने घर लौट आई, जहां वो न्यूज में देखती है कि एक भीषण बाढ़ आई है जिसमें करीब 2500 लोगों की मौत हो चुकी है। से तुरंत मैनी की एक ड्राइंग याद आती है जिसमें उसने कुछ ऐसा ही बनाया था और उस पर लिखा था 25। अब उसके शक को पूरा यकीन में बदलने में देर नहीं लगी थी। उसको समझ आ गया था कि मैनी की ड्राइंग्स सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि भविष्य की सच्ची तस्वीरें थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम था, डॉक्टर मार्टिन। उसको लगने लगा था कि वही है जो मैनी का असली सच जानता है। अगले दिन वो डायरेक्टर के ऑफिस में जाती है और डॉक्टर मार्टिन के बारे में जानकारी मांगती है। तभी डायरेक्टर वहां पर आता है और उससे कहता है कि तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। लेकिन मैरियन उस बात को अनसुना कर देती है और मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर डॉक्टर मार्टिन भर्ती थे। वहां मार्टिन उसको कहते हैं कि मैनी को खत्म कर दो, इससे पहले कि वो तुमको मार दे। मार्टिन का शरीर बुरी तरह से झुलसा हुआ था, मगर वो जिंदा था। जिस पर मैरियन पूछती है कि क्या कोई और रास्ता नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसने ड्राइंग्स बनाना कब से शुरू किया है। जिस पर डॉक्टर मार्टिन बिना कोई जवाब दिए वहां से जाने लगते हैं। अब जैसे वो जाने लगते हैं, मैरियन की नजर वहां पर रखी एक किताब पर पड़ती है जिसका टाइटल था सेकेंड डेथ। ये वही शब्द था जो उसने मैनी की ड्राइंग्स पर भी देखा था। ये देखते ही वो भागकर डॉक्टर के पीछे जाती है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही डॉक्टर मार्टिन छत से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। अब मैरियन को पूरा यकीन हो गया था कि मैनी कोई आम बच्चा नहीं है। अगर डॉक्टर की मौत भी उसकी ड्राइंग की तरह हुई है तो इसका मतलब कैरन की मौत भी यकीनन हो सकती है। वो तुरंत बंदरगाह पहुंचती है और कैरन की बोट की रस्सियां खोल देती है ताकि वो कभी भी उस पर चढ़ ही ना पाए। गाड़ी में बैठते हुए मैरियन खुद को समझाने की कोशिश करती है कि शायद ये सब उसका भ्रम है, शायद उसने कैरन की जान बचा ली है। जिसके बाद वो जैसे ही आर्काइव रूम में जाती है और मैनी के पुराने केस फाइल्स देखती है, उसकी नजर एक और ड्राइंग पर पड़ती है जिसमें एक आदमी बोट के अंदर सो रहा था। इस बार वो डर जाती है। अगले सुबह जब वो समंदर के किनारे पहुंचती है तो वहां पर रेस्क्यू टीम मौजूद होती है, क्योंकि एक बोट चट्टानों से टकराकर टूट चुकी थी और डूब गई थी। वो रेस्क्यू टीम एक शव निकाल रही थी और लोगों का कहना था कि वो आदमी बोट के अंदर सो रहा था और तूफान की वजह से डूब गया, और वही आदमी कैरन था। अब मैरियन टूट चुकी थी। वो चाहकर भी कैरन को बचा नहीं पाई थी, बल्कि शायद वही उसकी मौत की जिम्मेदार भी थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो मैनी को उसके घर से किडनैप कर लेती है। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें मैनी डॉक्टर मार्टिन से कहता है कि मैं ही सच हूँ, तुम सब सिर्फ मेरी सोच हो। मैं किसी और को तुम्हारी जगह लाऊंगा और फिर उसको भी मार दूंगा। मैनी खुद को भगवान की तरह पेश करता है। अब हम दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर मैरियन उसके ऊपर बंदूक तान देती है। मैनी उससे पूछता है तुम चाहती क्या हो, जिस पर मैरियन रोते हुए कहती है प्लीज मेरी जिंदगी पहले जैसी कर दो। मैनी मुस्कुरा कर कहता है अब तुम्हें मुझ पर यकीन हो गया है, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। तभी पुलिस उनके पीछे आ जाती है। मैरियन पुलिस से बचकर मैनी को एक पुरानी इमारत में ले जाती है। वहाँ पर वो मैनी से पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर मैनी जवाब देता है ये सब तुमने ही किया है। तुमने ही बंदूक देखने का सोचा, तुमने मेरी ड्राइंग्स देखी और तुमने ये सब शुरू किया है। जिस पर मैरियन गुस्से से कहती है कि मेरी जिंदगी वापस कर दो वरना मैं तुमको मार दूंगी। इस पर मैनी बस हंसता है और कहता है मुझे मारकर क्या होगा, मैं तो बस एक बच्चा हूँ। गुस्से और डर में आकर मैरियन उसको गोली मार देती है और जैसे ही वो मरता है मैरियन को एहसास होता है कि उसने एक बच्चे की जान ले ली है और अब उसे अपनी जिंदगी में कोई मकसद नहीं दिखता है। इसीलिए वो उसी बंदूक से खुद को भी गोली मार लेती है। जिसके बाद कहानी हमें उस हादसे के पल में ले जाती है जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। बेहोशी की हालत में मैरियन भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे पति को बचा लीजिए,
मैं आप पर विश्वास करूंगी। फिर अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि वो जिंदा है और उसका पति भी। ये देखकर वो रोने लगती है। उसको लगने लगा था जैसे ये सब सिर्फ एक भयानक सपना था। होश में आने के बाद जब मेरियन अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटती है तो सब कुछ पहले जैसा ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी चीजें होने लगती है जो उसे उसकी उस पुरानी याद में ले जाने लगती है जिसे वो अब तक बस एक सपना मान रही थी। मगर हैरानी की बात ये थी कि हर चीज उसे इतनी साफ साफ याद थी, वो कोई सपना लग ही नहीं रहा था। जैसे स्कॉटलैंड हॉस्पिटल, मैनी, डॉक्टर मार्टिन और वो सब अजीब घटनाएं। अब मेरियन के मन में शक पैदा होने लगा है कि कहीं ये असली दुनिया भी मैनी की बनाई हुई तो नहीं है, जैसे उसने पहले उसकी जिंदगी कंट्रोल की। हो सकता है अब भी वो उसकी जिंदगी कंट्रोल कर रहा हो सकता है ये सब भी उसी का कोई खेल या फिर इम्तिहान हो। मेरियन को याद था कि वो कैरन को जानती है। उसका फोन नंबर तक उसको याद था। जब वो कैरन को कॉल करती है, दूसरी ओर से जवाब आता है कि वो मेरियन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। ये सुनकर मेरियन हैरान हो जाती है। अब तक वो खुद को समझा रही थी कि ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन अब सवाल ये था कि अगर वो सपना था तो उसे कैरन का नाम और नंबर कैसे याद है। सच का पता लगाने के लिए मेरियन सीधा स्कॉटलैंड के उसी अस्पताल पहुंचती है जहां पर उसकी मुलाकात मैनी से हुई थी, लेकिन वहां स्टाफ उसको पहचानने से मना कर देता है। सबका यही कहना था कि वहां पर तो कभी भी मैनी नाम का कोई बच्चा भर्ती हुआ ही नहीं। और चौंकाने वाली बात ये थी कि डॉक्टर मार्टिन भी जिंदा थे और पूरी तरह ठीक थे। ये सब देखकर तो मेरियन और उलझन में पड़ गई थी। वो चुपचाप अस्पताल के आर्काइव रूम में जाती है जहां उसे अपनी मेडिकल फाइल्स मिलती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके सभी पन्ने खाली थे। तभी उसके सामने अचानक से मैनी आ जाता है। वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा था, ये सब तुम्हारे लिए एक टेस्ट था। मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी दी, लेकिन तुम्हारी पुरानी यादें नहीं मिटाई। मैं देखना चाहता था कि तुम अतीत को फिर से ढूंढोगी या फिर नई जिंदगी अपनाओगी, लेकिन तुमने फिर वही गलती की। तुमने जानना चाहा और सवाल किए। तुमने कैरन को कॉल किया और उसी कॉल के बाद वो सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मौत हो गई। ये सब सुनकर मेरियन गुस्से में कहती है, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ और सब कुछ पहले जैसा कर दो जब मैं तुमको जानती तक नहीं थी। ये सुनकर मैनी वहाँ से गायब हो जाता है। अब मेरियन दोबारा फाइल खोलती है। वो पन्ने खाली थे, लेकिन एक पेपर के नीचे उसको एक ड्राइंग मिलती है जिसमें एक आदमी की मौत दिखाई गई थी। तभी उसे उसकी दोस्त का फोन आता है जो उसको बताती है कि एक हादसे में उसके पति की जान चली गई है। ये सब सुनते ही मेरियन पूरी तरह से टूट जाती है। वो बाहर जाती है, उसके हाथ में बंदूक होती है और जोर जोर से वो मैनी को पुकार रही होती है। वहां पर अब पुलिस भी आ जाती है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेरियन अब एक मानसिक अस्पताल में भर्ती है जिसके पास मैनी खड़ा होता है। और अब कहानी का असली सच हमारे सामने आता है। असल में मैनी को ही मेरियन की जरूरत थी। उसके माता पिता की मौत के बाद उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। पहले वो अपने परिवार के साथ खुश था, लेकिन जब उन्होंने उसको छोड़ दिया तो वो अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसने अपने दिमाग में ही एक काल्पनिक दुनिया बना ली जहाँ वो खुद को सुरक्षित महसूस करता था। असली दुनिया की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए वो तैयार ही नहीं था। हालांकि सोचने वाली बात ये थी कि सिर्फ 10 साल का बच्चा इतना सब कुछ कैसे सोच सकता है, लेकिन अब हम सब कुछ समझ चुके हैं। वो सब उसकी कल्पना थी। वो ड्राइंग्स, वो हादसे, वो लोग, सब उसकी सोच का हिस्सा थे। मेरियन भी अब समझ चुकी थी कि वो हकीकत नहीं थी, बस मैनी के टूटे हुए मन की कल्पना थी। वो बस उसके दिमाग में थी, उसकी अंतरात्मा की आवाज। आखिर में मेरियन मैनी से कहती है कि तुम्हें अपने डर को हराना होगा, सच्चाई को स्वीकार करना होगा। ये सब मुश्किल तो है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कर सकते हो। इस बार मैनी उसकी बात को मान लेता है, जो अपनी सौतेली माँ के पास जाता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। उसकी माँ उसको गले लगा लेती है, जिसके बाद हम मैनी की काल्पनिक दुनिया में जाते हैं जहाँ चारों तरफ रोशनी भर जाती है और मेरियन वहाँ से गायब हो जाती है। वेल, ये कहानी एक टूटे हुए बच्चे की बनाई हुई दुनिया की है जहाँ पर वो खुद को सुरक्षित रखता था, लेकिन अब उसने असली दुनिया में जीने का फैसला कर लिया है। तो दोस्तों, ये थी एक बच्चे की कल्पना और दर्द से भरी वो दुनिया जो दिखाती है कि इंसान अपने गम से कैसे लड़ता है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। ये कहानी सिर्फ फिक्शन नहीं, एक एहसास है कि हर मुस्कुराहट के पीछे एक जंग छुपी हुई होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अनसुनी, रहस्यमय और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।